हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है और हम इस सीरीज़ में ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो दोस्तों, भार का फॉर्मूला होता है W बराबर मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ पे हम ग्रेविटी वैसे तो रियल में होता है, वैसे G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम यहाँ पे ये 9.8 को हम अप्रॉक्स में 10 मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वैसा दिया गया है। ठीक है, 9.8 को हम 10 मान के चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भार का मान दिया है, भार मतलब वेट का मान दिया है 600, तो 600 लिखे। मास हमको पता नहीं है, द्रव्यमान पूछा है हमसे, और द्रव्यमान बताते हैं अभी। मास हमसे पूछा है और जी का मान हम ले लेते हैं 10। तो यहाँ से 0 से 0 गया, मास बराबर क्या आ गया 60, और मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, और देखिए हमसे द्रव्यमान पूछा गया है। द्रव्यमान जो ऐसा चीज़ है वो कहीं भी बदलता नहीं है, या फिर हम पृथ्वी पर है या हम चांद पर है या कहीं भी है, तो हमारा जो है द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार बदलता है। भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो नहीं बदलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान भार नहीं पूछा है, भार पूछता तो हम दूसरा लगाते। ठीक है, वहाँ पे जी का मान लिखते 9.8/6, 9.8/6, क्योंकि चंद्रमा पे जो जी का मान होता है वो 9.8/6 होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो कहीं बदलता नहीं है। जो पृथ्वी पर द्रव्यमान आया है वही चंद्रमा पर भी होगा, तो द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए ऑप्शन में है 60 kg, तो 60 kg तो नहीं है, 600 kg है ये, इसे मत लगाइएगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। वैसे अगर आप लगाना चाहे तो 60 kg आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा। अगर सी ऑप्शन को सही करना चाहे तो 1 0 को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। अब देखिए चंद्रमा पर भार क्या होता है, पहले हम पृथ्वी पर भार निकाल लेते हैं। चलिए पृथ्वी पर भार निकालते हैं। भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। तो m का मान दिया है 60 kg और g का मान हम यहाँ भी 10 लेके चलेंगे, तो कितना हो गया 600। और भार को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका मात्रक होता है यूनिट, भार का मात्रक यूनिट। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी पे आया है, पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा पर जी का मान जो हम यहाँ 10 लिए हैं, वहाँ 10 नहीं लिया आता। वहाँ पर जी का मान देखिए क्या लिया आता है। वहाँ पर जैसे पृथ्वी पर 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चंद्रमा पर इसका 6वां भाग होता है। तो वहीं जैसे हम यहाँ 10 मान के चलते हैं, तो वहाँ पे 10/6 लेंगे। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा फिर, मास मतलब 60 × 10/6, तो क्या हो जाएगा 600/6 बराबर 100, और भार का मात्रक न्यूटन, 100 न्यूटन। देखिए 100 न्यूटन कहाँ है, देखिए सब में 100 है, इसमें भी 100, लेकिन किलोग्राम है, न्यूटन ये n होगा, ये n होगा, हिंदी में लिखा गया है n, 100 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पृथ्वी पर पूछता तो 600 न्यूटन हो जाता है, लेकिन चंद्रमा पर पूछा है तो चंद्रमा पर तो जी का मान होता है 9.8/6, इसीलिए यहाँ पे जो पृथ्वी पर जो भार आएगा उसका 6वां भाग होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पे 100 न्यूटन हो जाएगा, ये n है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? अब देखिए रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है इसका कभी कभी एग्जाम में देखिए कोई ऑप्शन टिक रहता है तो कभी ऑप्शन कोई रहता है, मतलब किसी किसी एग्जाम में देखिएगा तो लिखा रहेगा कि संवेग संरक्षण, किसी में न्यूटन का तीसरा लॉ तो न्यूटन का दूसरा लॉ, कुछ भी आंसर हो जाता है। इसमें स्टूडेंट जो है अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम आप लोगों को एक चीज़ लिखवा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जब भी रॉकेट लॉन्चिंग का क्वेश्चन आए, रॉकेट का क्वेश्चन आए तो देखिए एक होता है, इसका 3 आंसर होता है, संवेग संरक्षण, फिर दूसरा होता है रुकिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन, ठीक है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन होगा, ये दूसरा ऑप्शन होगा, ये तीसरा। ये अगर तीनों ऑप्शन दिया रहे तो सबसे पहले आप मारिएगा संवेग संरक्षण में, और मान लीजिए कि संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं है और ये दूसरा लॉ और तीसरा लॉ दिया रहे तो उसके बाद मारिएगा वो दोनों रहे तो दूसरा लॉ मारिएगा। और अगर ये दोनों ना रहे, सिर्फ यही रहे दूसरा लॉ, तो आप इसे भी टिक कर सकेंगे, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और ये अगर तीनों दिया रहे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे संवेग संरक्षण को, ठीक है। और ये ना रहे तो थर्ड लॉ को, और ये भी ना रहे तो सेकेंड लॉ को। इसका तीनों आंसर सही होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो संवेग संरक्षण जो होता है, एक चीज़ और लिख लीजिए, संवेग संरक्षण न्यूटन के दूसरा और तीसरा नियम का दूसरा रूप है। जो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन का दूसरा तीसरा नियम का ही दूसरा रूप माना जाता है। इसीलिए संवेग संरक्षण भी कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी तीसरा लॉ, कभी कभी दूसरा लॉ। तो यहाँ पे देखिए रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम आधारित है, कौन सा नियम पर आधारित है? तो तीसरा लॉ दिया है ना, तो पहला तो होता ही नहीं है, दूसरा होता तो हो भी सकता था, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी तो हम तीसरा ही को देते। और उसमें गति की ये सब तो होगा नहीं, न्यूटन की गति की सभी नियम तो नहीं होता, सिर्फ दूसरा और तीसरा होता है, पहला तो नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संरक्षित रहता है। अब देखिए कोई भी सेल है, मान लीजिए ये बम ही है, अब ये विस्फोट हुआ तो इसका टुकड़ा कई दिशा में बिखर जाते हैं, तो इसमें क्या संरक्षण आता है? मान लीजिए ये बड़ा सा टुकड़ा m का है, m द्रव्यमान का है, और इसका वेग होगा v, और ये जब छोटा छोटा टुकड़ा टूटेगा m1 m2 m3 ऐसा करके, ये लोग का जब v, इसका भी v1 v2 ये सब जो ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, जितना ही पार्टिकल टूटेगा इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो बराबर ही रहेगा। तो ये किसका फार्मूला आता है? मास इंटू वेलोसिटी, संवेग का फार्मूला होता है। तो संवेग हमारा संरक्षण रहेगा, संवेग कभी परिवर्तन नहीं होगा। कभी भी विस्फोट का क्वेश्चन आ जाए या टक्कर का हो जाए, देखिए विस्फोट या टक्कर ये दोनों आ जाए तो आप आंख बंद करके संवेग संरक्षण का नियम लगा दीजिएगा, ठीक है। विस्फोट हो या टक्कर हो, संवेग संरक्षण का नियम पर ही ये कार्य करता है, ठीक है। झूला पर बैठी लड़की की गतिज ऊर्जा। अब झूला पर कोई लड़की बैठी है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? जैसे झूला है ये, मान लीजिए कि एक बार ऐसे जा रही है, फिर 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 ऐसे हो रही है। तो इस गति को हम लोग आवृत्ति गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। क्या बोलते हैं? आवर्ती गति, ठीक है। जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम जानते हैं ना, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। तो उसको आवृत्ति गति कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पक्षी में डैश होता है। अब पक्षियों में क्या होता है ये देखिए, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें
5 वर्ग होते हैं, सब के बारे में हम लिख दे रहे हैं। पहला होता है मत्स्य, ठीक है। दूसरा होता है उभयचर, उभयचर। तीसरा होता है सरीसृप, चौथा पक्षी, और पांचवा स्तनपायी, यहाँ लिख दे रहे हैं स्तनपायी। तो देखिए मत्स्य में जो हृदय की कोष्ठ की संख्या होती है वो 2 होती है, उभयचर और सरीसृप में जो होती है 3 होती है, पक्षी में जो होती है वो 4 होती है, और स्तनपायी मतलब हम लोग तो मनुष्य स्तनपायी है, इसमें भी 4 होती है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, मत्स्य में 2, उभयचर सरीसृप में 3, पक्षी में 4 और स्तनपायी में भी 4। एक चीज़ और, ये देखिए उभयचर और सरीसृप को देख रहे हैं 3 है, तो सरीसृप तो जानते हैं। अब देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल, ये दोनों है सरीसृप। क्या है? सरीसृप। तो सरीसृप में तो 3 होता है, लेकिन ये दोनों को अलग से याद कर लीजिएगा कि ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसमें 4 हृदय की कोष्ठ होती है, हृदय की कोष्ठ की संख्या 4 होती है, ये दोनों अपवाद है, जबकि ये दोनों है सरीसृप। ठीक है, सरीसृप में 3 होता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल में हृदय कोष्ठ की संख्या 4 होती है, ये अपवाद है, याद रख लीजिए। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि केचुआ में हृदय कोष्ठ की संख्या होती है 8। ठीक है, और ऑक्टोपस में अगर कभी पूछ दे, ऑक्टोपस में, तो इसमें होता है हृदय कोष्ठ की संख्या 3। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अभी हमसे प्रश्न में पक्षी के बारे में पूछा है, तो पक्षी के बारे में पूछा तो पक्षी का हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और स्तनपायी का भी 4 होता है। 2 होता है मत्स्य में, मतलब मछली वर्ग में। 3 होता है किसमें? सरीसृप और उभयचर। फिर से लिख दे रहे हैं, सरीसृप और उभयचर, और एक तो किसी में होता नहीं है, और सरीसृप उभयचर। और सरीसृप का ही उदाहरण होता है मगरमच्छ और घड़ियाल, लेकिन उसमें वो दोनों अपवाद है, उसमें 4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पक्षी में 4 कोष्ठीय हृदय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? गलनांक में और हमसे पूछा गया है, देखते हैं किसमें पूछा गया। सेंटीग्रेड भी ऑप्शन में है और केल्विन भी ऑप्शन में है। पहले हम देख लेते हैं बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि स्केल है, यहाँ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए बर्फ़ जब 0 डिग्री से कम पे होती है तो बर्फ़ होती है, 0 से लेके 100 डिग्री पे होती है, 100 डिग्री के बीच में होती है तो होती है पानी या तरल, जो ही बोल लीजिए, पानी होती है। और 100 के बाद जब पानी तो जलवाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है? जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प बन जाती है। तो हमसे पूछा है गलनांक, तो जब बर्फ़ ही गलेगा तो ये 0 डिग्री पे गल जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड स्केल है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बर्फ़ गल जाएगा। तो बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ही नहीं, तो हम पिछले 2-3 वीडियो पहले बताए थे कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम उसमें 273 ऐड करते हैं। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो 273 केल्विन देखिए ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? अब बोला कि द्रव और गैसों में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है? हम एक चीज़ लिखवाते हैं, आप लोग देखिए। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। ऊष्मा का संचरण जो होता है, देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है
चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण, ठीक है। तो ठोस में होता है चालन विधि द्वारा, याद रखिए ठोस में होता है चालन विधि द्वारा, और संवहन किस में होता है, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा होता है। और विकिरण किस में होता है, देखिए विकिरण के लिए हम लिख दे रहे हैं सूर्य की ऊष्मा, देखिए ऊष्मा का संचरण 3 विधि द्वारा होता है, ठीक है। किसके, चालन, संवहन और विकिरण। चालन होता है ठोस में, संवहन होता है द्रव और गैस में, और विकिरण जो होता है सूर्य की ऊष्मा में होता है। और एक और याद रख लीजिएगा, सूर्य की ऊष्मा हो गया विकिरण द्वारा, और होता है एक भट्टी की ऊष्मा। इसकी ऊष्मा, भट्टी की ऊष्मा, इसमें विकिरण द्वारा संचरण होता है ताप का, ठीक है। तो हमसे पूछा कि द्रव और गैस में, तो द्रव गैस में अभी बताए हैं कि द्रव गैस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। अब देखते हैं मिट्टी का बर्तन में जब भी जल रख देते हैं तो गर्मी में भी वो जल जो है ठंडा ही रहता है। किसके कारण रहता है, तो वाष्पन के कारण रहता है। जैसे ये घड़ा है, इसमें जल है, तो देखिएगा कि जो हवा है, बाहर का हवा, वो इस पे वाष्पन की क्रिया द्वारा, इसमें वाष्पन की क्रिया जो होती है वो होती है, जिसके कारण इसके अंदर का जो जल है वो गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। और ये जो एग्जाम्पल है रुद्धोष्ण परिवर्तन का ही, कभी पूछ लेगा कि घड़ा का जल जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है, वो किसका उदाहरण है, तो वो रुद्धोष्ण परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है। एक ये हो गया, और एक टायर का जो फटना होता है, इस अंदर में गैस है, तो ये भी रुद्धोष्ण परिवर्तन, रुद्धोष्ण परिवर्तन का ये दोनों एग्जाम्पल होता है, ठीक है। घड़ा का जल गर्मी में भी ठंडा रहता है, और ट्यूब का फटना, ये दोनों रुद्धोष्ण परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों? अब गर्मी के मौसम में जब पंखा चलाते हैं हम लोग को राहत लगता है, ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो पंखे की हवा से हमारी पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाती है, यही आंसर होगा। ये भी जो है रुद्धोष्ण परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक। ये भी रुद्धोष्ण परिवर्तन का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिए 3 एग्जाम्पल। एक घड़ा का पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है, और एक ट्यूब का फटना, और पंखा जब चलता है तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, ये भी रुद्धोष्ण परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? अब ये 4 ठो दिया है, थायराइड, प्लीहा, यकृत, अग्नाशय। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा इसमें जो होता है वो यकृत का साइज होता है। यकृत मतलब लीवर का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा यकृत, ठीक है। और कभी पूछ लेता है कि तितली के आकार का कौन सा ग्रंथि होता है? थायराइड ग्रंथि जो होता है तितली के आकार का होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऐसे होता है, वैसे सही से बना नहीं, ऐसे बन नहीं रहा है। हाँ, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए, तो सबसे बड़ा आकार में पूछ रहा है, तो आकार में सबसे बड़ा यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना इसमें से किसका सामान्य उदाहरण है? अब लोहे में जंग लग जाता है, वो कौन है?
भौतिक परिवर्तन है या थर्मोडायनेमिक्स है या ऊष्माग्राही है, रासायनिक परिवर्तन। अब लोहा में अगर जंग लग गया तो क्या वो वापस लोहा बन सकता है, अच्छा लोहा बन सकता है? नहीं, वो तो नहीं बने, तो रासायनिक परिवर्तन है। और ये देखिए इसका सूत्र होता है जब Fe मतलब आयरन में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है जल वाष्प की उपस्थिति में, तो यही बना लेता है Fe3O4। यही जंग का फार्मूला है, ठीक है, यही जंग का फार्मूला है। जब लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लोहा ऑक्सीजन के साथ जल वाष्प की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो Fe3O4 मतलब जंग बन जाती है, ठीक है, जंग हो जाती है। और जंग जो है वो जब जंग लगा लोहा को कभी हम अच्छा लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी कोई चीज़, जैसे देखिए बर्फ़ से हम जल भी बना सकते हैं, बर्फ़ से जल बन सकता है, फिर जल से हम बर्फ़ भी बना सकते हैं, जल से फिर बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। बर्फ़ से जल बना दिया, जल से बर्फ़ बना दिया। अब यही देखिए अगर हम दूध को दही बना दिए तो क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? दही से दूध बनेगा फिर वापस बनेगा? ये तो नहीं बन सकता। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बर्फ़ को जल बना दिए, पानी बना दिए, फिर हम पानी से उसको हम बर्फ़ बना सकते हैं। जब वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन दूध को जब हम दही बना देंगे तो क्या दही से हम फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यही एग्जाम्पल याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन अभी बताएं कि वापस बन जाए वही। तो देखिए बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ जब पिघल कर पानी बन जाएगा तो क्या पानी को हम फिर से बर्फ़ नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अब अंगूर का किण्वन होना, अब अंगूर जब सड़ जाता है तो उसको क्या, किण्वन मतलब क्या, वो जो शराब बनता है वह अंगूर का किण्वन करके ही बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हम शराब से फिर अंगूर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। फल का पकना, अब फल पक जाएगा तो क्या हम फिर उसको कच्चा फल में तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूध का दही में जमना, अब दूध दही में जम जाएगा तो क्या फिर हम दही से उसको दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन बर्फ़ अगर पिघल गया तो फिर से हम उसको जमा के हम बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? अब जो डाल्टन जी थे, देखिए उसका हम 2-3 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए डाल्टन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, पहला परमाणु जो सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन ही दिए थे। दूसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक संयोजन, ये डाल्टन साहब का ही सिद्धांत है, ठीक है। और तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी डाल्टन साहब दिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, हम क्या क्या लिखे हैं? परमाणु सिद्धांत, पहला परमाणु सिद्धांत, रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ए ऑप्शन में देखिए द्रव्यमान संरक्षण हम लिखे थे, रासायनिक संयोजन हम लिखे थे, आंसर यही हो जाएगा। और इसमें देखिए द्रव्यमान संरक्षण तो है लेकिन निश्चित अनुपात है, निश्चित अनुपात हम लिखे थे, नहीं लिखे थे। इसमें रासायनिक संयोजन तो है, फिर निश्चित अनुपात है, ये हम तो लिखे नहीं थे, ये लिखे थे, ये भी लिखे थे, ये रासायनिक संयोजन लिखे थे कि इसमें भी निश्चित अनुपात है, तो निश्चित अनुपात तो नहीं लिखे थे। चलिए हम निश्चित अनुपात का सिद्धांत भी कौन दिए थे उनका भी नाम लिख दे रहे थे। निश्चित अनुपात का जो सिद्धांत था, ये निश्चित अनुपात का जो सिद्धांत था वो दिए थे जोसेफ प्राउस्ट जी जो थे वो निश्चित अनुपात का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम का स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो देखिए तत्व, परमाणु और जो यौगिक होता है वो अणु से बनता है। ठीक है, तो देखिए यौगिक जो है स्वतंत्र अवस्था में, यौगिक जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यौगिक यानी यौगिक बोलिए या अणु बोलिए, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु है वह नहीं रह सकता, वह नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, तो यौगिक का सबसे छोटा कण, तत्व क्या लिखे थे हम, परमाणु, और यौगिक क्या लिखे थे, अणु। तो पदार्थ का वह छोटा कण, तो यौगिक का छोटा कण को बोलते हैं अणु और तत्व का छोटा कण को बोलते हैं परमाणु। तो पदार्थ का वह छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो देखिए अणु का यौगिक का ना स्वतंत्र अस्तित्व है, यौगिक स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो इसमें देखिए यौगिक के जो अणु है ना, अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन परमाणु नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का तो बात ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल। किसी चीज़ को मोल में ही लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, होता है ना, या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम अणु या आयन ऐसे लिखते हैं। तो रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल है, मोल है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्वान, धातु जो अपनी वास्तविक स्थिति में कब विद्वान रहता है? मुक्त स्थिति में विद्वान रहती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं कर दूंगा। ठीक है, वो सब इजी क्वेश्चन, इसीलिए वो 1 लाइनर याद कर लीजिएगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव। अब देखिए दबाव क्या होता है, जैसे ये जल है, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु के ऊपर देखिए अभी कितना जल है, ये कण है, ये कण है, ये कण, इतना सारा कण है। तो अभी इतना ही कण मिलके इस पर दबाव लगाएगा, इतना ही कण लगाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है, तो अभी इसको कितना कण, ये कण दबाव लगाएगा, ये इतना सारा कण मिलके इसको, देखिए मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, ये कण, इतना सारा कण इस पर दबाव लगा, तो दबाव ज़्यादा लगेगा ना। लेकिन यहाँ का जो वस्तु था इस पर कौन सा कण लगाएगा? ये कण लगाएगा था, ये कण ऊपर, इस पर इसका ऊपर जितना रहेगा वही ना लगाएगा। लेकिन जब नीचे जितना गहराई में जाएगा उसके ऊपर तो दबाव लगाने वाला कण का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर दाब बराबर ρmh। ठीक है, सॉरी GH होता है, MH नहीं होता है, GH। ठीक है, GH, जहाँ P होता है दाब, ρ होता है घनत्व, G होता है गुरुत्वाकर्षण बल, G क्या होता है यहाँ लिख दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और H होता है गहराई या ऊंचाई बोला जाता है, लेकिन यहाँ हम गहराई देखेंगे ना। अब मान लीजिए यहाँ ऊंचाई है, ये इसको हम गहराई से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गहराई से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब गहराई मतलब H बढ़ेगा तो दाब तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, H जब बढ़ाएंगे दाब तो ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। जल का घनत्व जो होता है कांस्टेंट होता है। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व एक बार फिर हम साफ से लिख दे रहे हैं, P बराबर ρGH। अब जल का घनत्व कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही ना होता है। अब ये तो कांस्टेंट है, जल का घनत्व तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन H अगर गहराई को बढ़ाएंगे
गहराई अगर बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, गहराई घटाएंगे तो दाब घट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, गहराई बढ़ती है, जब गहराई बढ़ेगी तो दाब क्या होगा, दाब भी बढ़ जाएगा। समझ गए, गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ जाएगा, और हम चित्र के माध्यम से भी समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। अब देखिए फिर से हम एक बार चार्ट बनाते हैं कि देखिए जो जंतु जगत होता है 5, देखिए मत्स्य, एक मत्स्य होता है। एक मिनट रुकिए, हम एक चीज़ करते हैं, एक मिनट। एक होता है मत्स्य, एक होता है सरीसृप उभयचर, एक होता है सरीसृप, और एक होता है सरीसृप, एक होता है अब रुकिए इसको पक्षी। अब देखिए पक्षी, और एक होता है स्तनपाई। अब बोलिएगा ब्लू और रेड से क्यों लिखे हैं, तो देखिए ज़्यादातर हम लोग जानते हैं यही तो कि ब्लू ठंडा होता है, क्या होता है ब्लू, जैसे एक ब्लू ठंडा होता है, कोल्ड होता है, और रेड वार्म होता है, गर्म होता है। ठीक है, वार्म ठीक होता है। देखिए इसीलिए हम इसको ब्लू से लिख दिए हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, और इसको हम रेड से लिख दिए हैं ताकि, अरे पूरा चला गया। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, रुकिए एक मिनट। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, कोल्ड, और पक्षी, स्तनपाई, ये होता है रेड, वार्म। ठीक है, ये 3 जो होता है वो ठंडा खून वाले प्राणी हैं, और ये जो 2 होता है वो गर्म खून वाले प्राणी हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। तो देखिए मगरमच्छ जो होता है, मछली, मेढक, देखिए मछली तो आता है मत्स्य में, मछली, मेढक उभयचर में आता है, मगरमच्छ जो आता है सरीसृप में आता है, लेकिन कबूतर जो आता है पक्षी वर्ग में आता है। कबूतर किस में आता है, पक्षी वर्ग में। और हमसे पूछा क्या है, गर्म। देखिए गर्म को हम रेड से ही डिनोट किए हैं, तो कबूतर जो हो जाएगा वो गर्म रक्त वाला प्राणी हो जाएगा, गर्म रक्त वाला। ठीक है, ये देखिए इसलिए हम ब्लू और लाल से लिख दिए हैं। ठीक है, ब्लू मतलब कोल्ड, लाल मतलब गर्म। ठीक है, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप जो होता है वो ठंडा खून के प्राणी होते हैं, और पक्षी और स्तनपाई जो होते हैं गर्म खून के प्राणी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ कौन सा है। एक चीज़ याद रख लीजिए, जिसका सूत्र हम लिख सकते हैं, जिसका सूत्र लिख सकते वो हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा, शुद्ध। और जिसका नहीं लिख सकते वह अशुद्ध। ठीक है, तो देखिए हम चीनी का घोल मतलब शरबत का कोई सूत्र लिख सकते हैं। कभी सुने हैं कि शरबत का C2H ऐसे कुछ सुने हैं, कभी नहीं सुने हैं। तो शरबत का सूत्र हम नहीं लिख सकते। मीथेन का सुने होंगे CH4। दूध का सुने हैं, वायु का सुने हैं, नहीं सुने हैं। तो जिसका सूत्र लिख सकते हैं मतलब कि यौगिक है ये। क्या है, यौगिक है ये। सूत्र उसी का लिखा जा सकता है, यौगिक का, कंपाउंड का। लेकिन चीनी का कभी सूत्र लिखा जा सकता है। ये क्या है, मीथेन जो है यौगिक है, कंपाउंड है। इसका आंसर यही हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चीनी का घोल क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। ठीक है, ये इमल्सन है। और वायु क्या है, ये भी मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध पदार्थ पूछा है हमसे, मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में डाल दें। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी सारी परेशानियाँ उस टॉपिक से पूरी तरह से दूर कर सकूँ। और इस चैनल को शेयर भी करें। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।